आगे रुक करते इस बीच एक और बड़ी खबर है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ कानपुर पुलिस की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। शुक्रवार को कानपुर पुलिस ने जाजमऊ इलाके के हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया था। इरफान सोलंकी के गैंग के सदस्य शौकत पहलवान की 3 संपत्तियां जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसे पुलिस ने सील कर दिया। अब आज सुबह 10 बजे के आसपास वालचोड़ी थाना क्षेत्र के मछली वाला हाता में शौकत अली की दूसरी संपत्तियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कानपुर पुलिस का दावा है कि अब तक इरफान सोलंकी के गैंग की करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है। रतीश मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रतीश, यहां पर यह बड़ी कार्रवाई एक बार फिर होने जा रही है इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, कानपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग के जो सदस्य हैं इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, रिजवान सोलंकी, इन सभी की कुल मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का मूल्यांकन कराया है पीडब्ल्यूडी विभाग से और इनको चिन्हित करते हुए इन पर जब्तीकरण की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है। कल जाजमऊ इलाके में हिलाल कंपाउंड, जहां 3 संपत्तियां हैं, करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति की लागत जो है उसको आंका गया था पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, उनको सील करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। और अगर आज की कार्रवाई की बात की जाए तो आज मछली वाला हाथा ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर शौकत अली रहता है। शौकत पहलवान उर्फ शौकत अली एक गैंग का सदस्य है इरफान सोलंकी का, जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पिछले साल 26 दिसंबर को कानपुर पुलिस ने किया था। उसी गैंग के सदस्य के रूप में शौकत अली की भी पहचान की गई है और आज मछली वाला हाथा में जो संपत्तियां हैं, जो पुलिस का दावा है कि अपराध कारित करते हुए या धनबल बल का प्रयोग करते हुए, प्रभाव का प्रयोग करते हुए अर्जित की गई हैं इस गैंग के द्वारा, उन पर कार्रवाई कर रही है। तो आज भी बड़ी कार्रवाई करेगी कानपुर पुलिस। पहले ये वक्त सुबह 10 बजे का था, लेकिन वक्त में कुछ तब्दीली की गई है और अब ये 12:30 बजे के आसपास कार्रवाई की जाएगी कानपुर पुलिस के द्वारा, जिसमें फील्ड थाना एसएचओ और ग्वालटोली थाने के एसएचओ भी शामिल होंगे। भारी पुलिस बल के और पीएसी के साथ कल की कार्रवाई की गई और हमने देखा कि ड्रोन कैमरे के द्वारा विजिल रखा जा रहा था, देखा जा रहा था कि कहीं कोई डिसरप्शन ना हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। कार्रवाई बिल्कुल लगातार की जा रही है और फिलहाल इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं रही है। बहुत शुक्रिया रतीश, तमाम जानकारी। सीधा रुक लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। पूर्वांचल के माफिया के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दी। चित्रकूट पुलिस ने मुख्तार अंसारी की बहू और बेटी अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को हिरासत में ले लिया है। निखत अंसारी जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी। चित्रकूट जेल से बाहर निकलते वक्त निखत उप निक्कू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने निखत अंसारी को कस्टडी में लिया, जिसके बाद निखत अंसारी से पुलिस ने पूछताछ की है। अब्बास अंसारी की पत्नी के फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि निखत अंसारी के पर्स से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। हालांकि निखत के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार ने चित्रकूट पुलिस पर निखत को परेशान करने का आरोप लगाया है। मुख्तार के परिवार ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग समेत कई जगह ईमेल और ट्विटर के जरिए शिकायत की, जिसमें कहा गया कि निखत का 1 साल का बेटा है। बिना किसी मुकदमे में निखत को हिरासत में लिए जाने से छोटा बच्चा भी परेशान है। आपको बता दें कि सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चित्रकूट जेल में बंद है और अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी से निखत जो कि मिलने के लिए पहुंची थी, उसके बाद निखत को भी हिरासत में लिया गया है। जेल से बाहर आते ही चित्रकूट पुलिस ने निखत को हिरासत में ले लिया। पूरा मामला आपको बता दें कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। निखत के मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। निखत के पर्स से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी यहां पर बरामद होने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो निखत के पर्स में भी कुछ ना कुछ बरामद हुआ है। पुलिस ऐसा दावा भी कर रही है और हिरासत में ले लिया गया है निखत को। हालांकि परिजनों की तरफ से उल्टे ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि निखत को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर के कई जगह शिकायत दर्ज करा दी गई है। ट्विटर पे भी लगातार निखत के परिजन इसको सामने रख रहे हैं कि ये सब कुछ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चित्रकूट जेल में बंद है। तो मुख्तार के परिवार ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग समेत कई जगह शिकायत दर्ज करा दी है। तो मुख्तार अंसारी के परिवार ने चित्रकूट पुलिस पर निखत को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि निखत अंसारी के पर्स से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई जब वो मिलने के लिए पहुंची थी अब्बास अंसारी से। उस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया निखत को, क्योंकि निखत जब कहा यह जा रहा है, पुलिस ऐसा दावा कर रही है कि कुछ ना कुछ चीजें आपत्तिजनक जो बरामद हुई है पर्स से, मोबाइल फोन हुए निखत का जब्त कर लिया गया है। इसके बाद हिरासत में लिया गया।
निखत को जेल के पास से ही। हालांकि परिजन जो है वो ये बात कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि निखत को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जगह शिकायत भी दर्ज करा दी गई है परिजनों की तरफ से। तो अब्बास की पत्नी पर भी कानूनी शिकंजा कसता यहां पर नजर आया। चित्रकूट पुलिस ने अब्बास की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। तो निखत अंसारी जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए पहुंची थी। चित्रकूट जेल से बाहर निकलते वक्त ही निखत को पुलिस ने हिरासत में लिया। तलाशी ली गई जब निखत की, और निखत के पर्स की जब तलाशी ली गई तो पर्स में से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। हालांकि निखत का मोबाइल फोन भी यहां पर जब्त कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। ये बड़ा कानूनी शिकंजा अब्बास अंसारी की पत्नी पर लिया गया है पुलिस की तरफ से। इस पूरे मामले में आगे भी क्या कुछ कार्रवाई की जानी है, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद मोइन का। मोहम्मद, अब आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अब्बास अंसारी की पत्नी पर भी कानूनी शिकंजा देखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग 20 घंटे का वक्त हो गया है निखत अंसारी को हिरासत में लेने का। पुलिस ने अभी तक छोड़ा नहीं है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कोई मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी है। और बहुत मुमकिन है कि अब से 1-2 घंटे के बाद चित्रकूट पुलिस इस पूरे मामले पर सामने आए, मीडिया के सामने कोई बयान दे सकती है और साथ ही साथ ये बता सकती है कि निखत अंसारी को पहले क्यों हिरासत में लिया गया और क्या उनकी गिरफ्तारी की जा रही, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और कि जो दावा किया जा रहा है पुलिस सूत्रों की तरफ से कि वो अवैध तरीके से अपने पति से मिलने जा रही थी और वो साथ ही साथ जो उनका पर्स था, पर्स में कुछ आपत्तिजनक सामान थे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 12 बजे के आसपास चित्रकूट पुलिस जो ठीक है मोहम्मद, आपके पास वापस लौटते हैं। आनंद कुमार डीजी जेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आनंद जी, आप ये जानकारी दीजिएगा कि जब निखत मिलने के लिए पहुंचती है अब्बास अंसारी से, उसी वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया, ऐसा क्या वहां पर हुआ था? देखिए, जो प्राप्त सूचना है जिला प्रशासन की एक छापेमारी के आधार पर यह पाया गया है कि निखत जो अब्बास अंसारी से मिलने गई थी उनको अनुचित लाभ दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी रेंज कारागार की जांच की जा रही है। आज दिन में 12 बजे तक रिपोर्ट आएगी और कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। लेकिन आनंद जी, परिजन ये कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत है। शिकायत वो कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है यहाँ पर निखत को। देखिए, जेल के अंदर कुछ नियम कानून है और जेल के नियम कानून का उल्लंघन करने पर 0 टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। जेल के अंदर अगर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है तो है, वो नियम है, उसके विधिक उसके सेक्शंस है। और भी जो प्रतिबंधित वस्तु है, अगर कोई जेल के अंदर जाएगा, चाहे वो जेल कर्मी हो, जेल अधिकारी हो या कोई अन्य आदमी हो, उसके विरुद्ध सामान्य वही नियम लागू होंगे। क्योंकि आप आनंद जी कह रहे हैं कि जो भी कानून है उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो क्या किसी जेल कर्मी पर भी कोई कार्रवाई यहाँ होने वाली है क्या? जेल जो जिला प्रशासन द्वारा जो अभियोग पंजीत किया गया है उसमें जेल कर्मियों का भी नाम है, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि कुछ लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है और इसी आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में एक अभियोग भी दर्ज हुआ है। आप अवगत हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग काम करते हैं। इस तरह की घटना एक अपवाद है और ऐसे अपवाद स्वरूप घटना में कठोरतम कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। किसी को भी अधिकार नहीं है कि कानून का उल्लंघन करे। ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज भी कई केंद्रीय मंत्री समिट के अलग अलग सत्रों में शामिल होने जा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी संबोधन होगा और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:34 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्वेस्टर समिट में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री भी अलग अलग सत्र में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन आज सीएम योगी भी विदेशी डेलीगेट्स और राजदूतों के साथ ताबड़तोड़ बैठकों में शामिल होंगे। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आज दूसरा दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, आज को लेकर क्या आप कुछ अपडेट आज की? सोनिका, देखिए आज की अगर बात करें दूसरा दिन है तो उसमें स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो हमने आपको नाम बताया, ये लोग अलग अलग सेशंस हैं उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम केंद्रीय राज्य मंत्री भी है जो आज अलग अलग सेशंस में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 10 बजे
पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम स्थल है, और वहां पर दिन भर उनका देखिए बैठकों का सिलसिला रहेगा। जैसे बात करें तो जो यूएई का प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ बैठक होगी, नीदरलैंड्स के राजदूत के साथ है, हिंदुजा ग्रुप के साथ शाम को उनकी बैठक होगी। इसके बीच में जब नितिन गडकरी का आगमन होगा तो उनके साथ सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा इसी तरह से अगर बात करें तो तमाम और अलग अलग जो निवेशक आए हैं उनके साथ भी बैठकें हैं, जो अन्य देशों के प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री की बैठकें होंगी लगातार 2 सेशंस में। एक जो पहला सेशन होगा वो होगा सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक लगातार अलग अलग सेशंस होंगे। उसके बाद 3 बजे से फिर उनके अलग अलग सेशंस होंगे। तो दिन भर आज मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद रहेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जहां पर आयोजन हो रहा है। अगर बात करें तो देखिए अब तक जो बताए जा रहे हैं आंकड़े सरकार की तरफ से, लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, 32.92 लाख करोड़ के, और ये संख्या माना जा रहा है कि लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। उसके पीछे वजह है जो ये निवेश आए थे उसमें जब कल वहां पर इन्वेस्टर समिट हो रहा था और वहां पर जिस तरह से अंबानी ग्रुप ने ऐलान किया 75,000 करोड़ के निवेश का, हिंदुजा ग्रुप ने ऐलान किया 25,000 करोड़ के निवेश का, तो अधिकारी ये बता रहे कि ये 1 लाख करोड़ का निवेश उन आंकड़ों में पहले से शामिल नहीं था। यानी निवेश को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शैलेश। हम तक आज का दिन बेहद है। आगे रुक करते हैं। आज से G20 समिट की आगरा में शुरुआत होने जा रही है। आज से 3 दिन तक आगरा में अहम बैठकों का दौर चलने वाला है। अहम बैठकों का आयोजन होगा। आज और कल महिला सशक्तिकरण पर कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। साथ ही 20 देशों की महिला नेता, सचिव और वक्ता समेत कुल 150 सदस्य आज भी बैठक में शामिल रहने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत को पहली बार G20 देशों की मेजबानी मिली है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें आगरा पर टिकी है। G20 की कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश में होनी है, जो फरवरी से अगस्त तक होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर को चुना गया है। नितिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, G20 की शुरुआत आज से होने जा रही है, कैसी तैयारियां? देखिए बिल्कुल तैयारियां बहुत जोरों शोरों से की गई हैं, भव्य की गई हैं, और आगरा ब्रांड आगरा किस तरह से ब्रांड यूपी और ब्रांड हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएगा, G20 की झलक जो कहा जाए, जो यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरी दुनिया में जाने वाला है। देखिए किस तरह से ये जो ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ ये कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यशाला है, और जिसमें आधी आबादी को लेकर उनके किस तरह से उनके लिए क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, तमाम सेक्टर्स में किस तरह से महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है, क्या डिजिटल स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, इस पर 2 दिन बहुत ही थॉरोली डिस्कशंस होने हैं, बहुत ही गहराई में जाकर कहा जाए डायलॉग होने हैं। देखिए ये G20 है, होटल ताज एंड कन्वेंशन सेंटर, यहाँ ये बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें वो देशों का समूह, 20 देशों का समूह जो दुनिया की 85% इकॉनमी को होल्ड करता है, 2/3 से ज़्यादा GDP को। तो कुल मिला के स्मृति ईरानी आज इसकी चीफ गेस्ट हैं। इसके साथ ही तमाम बड़े देशों के जो बड़े जो विमेन इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आज तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए एक किस तरह से एक यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है, उस होर्डिंग में जो मैसेज लिखा हुआ है, किस तरह से भारत सरकार महिलाओं के लिए तमाम बड़े फैसले कर रही है। मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। तो कैसे आधी आबादी, तो तमाम बड़े देशों की संस्कृतियों का साझा मिलन है, साझा संगम है, और वहाँ से जो तमाम वाद विवाद होंगे, जो तमाम डिस्कशंस होंगे, उससे जो कहा जाए एक ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी तैयारियां, और इसी के साथ जिस तरह की तैयारियां की गई और भारत मेजबानी करने जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।